सरकार एवं कुछ राज्य सरकारों की श्रम विरोधी, कर्मचारी विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियों के विरुद्ध भारतीय मजदूर संघ द्वारा घोषित देशव्यापी आंदोलन सरकार जगाओ सप्ताह के तहत प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के संगठन बीएमएसआरएम के बैनर तले शारीरिक दूरी एवं अन्य सुरक्षा नियमों की पालना करते हुए संघ के सदस्यों ने एक जोरदार प्रदर्शन किया तथा प्रधानमंत्री के नाम अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन उपायुक्त महोदय को सौंपा। भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य जेपी कौशिक ने बेबाक तीखे बोल चैनल से बात करते हुए बताया। अवसर पर बोलते हुए भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष एवं बीएमएसआरएम के जिला महामंत्री कुलदीप अत्री ने कहा कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, वर्तमान में श्रमिक और कर्मचारी वर्ग की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। अवसर पर हरियाणा दवा प्रतिनिधि संघ के संगठन मंत्री रोहित मलिक ने कहा कि विदेशी कंपनियां हमारे देश में अपनी महंगी दवाइयां बेचेंगी, देश के लोगों को लूट कर कमाई करेंगी और वह पैसा अपने देश में ले जाएंगी। ये कैसा राष्ट्रवाद है। इस अवसर पर हरियाणा दवा प्रतिनिधि संघ के संगठन मंत्री रोहित मलिक, जिला अध्यक्ष रमन मल्होत्रा, ओमकार, सुमित गुप्ता, पंकज शर्मा, नंदलाल मखीजा, वरुण बत्रा, संदीप दलाल, रोहित कोहली, नवीन हुडिया इत्यादि ने भी संबोधित किया। कौशिक जी, निजीकरण का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, निजीकरण जहां तक है, निजीकरण हमारे देश की परिस्थितियों के हिसाब से उचित नहीं है। हमारे देश में निजीकरण की व्यवस्था बहुत गलत जा रही है। अभी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आपने देखी होगी। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से, जो कि हमारी रिपोर्ट नहीं है, सरकार का मंत्रालय जारी करता है उस रिपोर्ट को, उसमें स्पष्ट रूप से ये है कि देश की 76% पूंजी सिर्फ 1% व्यक्ति के हाथ में है। अगर 76% पूंजी वर्तमान परिस्थितियों में 1% लोगों के हाथ में है, तो आप सोचिए, जब रेल का निजीकरण कर देंगे, एयरलाइंस का निजीकरण कर देंगे, सभी चीजों का कोल इंडिया बेच देंगे, पीएसयू जितनी भी हैं सबको बेचने पे सरकार लगी हुई है, सबको जब बेच देंगे, तो आप सोचिए कि जो ये असमानता है, आज 76% पूंजी 1% के हाथ में, तो हो सकता है कल को 99% पूंजी 1% लोगों के हाथ में चली जाएगी। और जब इतनी पूंजी 1% लोग के हाथ में रहेगी, तो ये बड़ी आर्थिक असमानता इसमें आएगी। इस आर्थिक असमानता के कारण वर्तमान में भी आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर इस आर्थिक असमानता के कारण ही गृह युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो गई है। क्योंकि जब लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो निश्चित तौर पे गृह युद्ध जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम इसलिए राष्ट्रहित में हम ये कह रहे हैं कि राष्ट्रहित में निजीकरण नहीं होना चाहिए। जी, सरकारी स्कूल और अस्पताल, इनमें सर्विसेज पुअर है, निजीकरण इसका होना चाहिए ताकि व्यवस्था सुधारी जा सके। आप क्या कहें? देखिए, आपकी बात से कहीं ना कहीं इस बात पे सहमत है कि सरकारी स्कूल हो गए, सरकारी अस्पताल हो गए, उनका जो एक परफॉर्मेंस है, उनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही मैं एक बात कहना चाहूंगा। अब अभी देखिए, अभी रिजल्ट आया है 10वीं कक्षा का, 12वीं कक्षा का, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 96% तक गया है। तो हमारा विषय ये है कि भाई जब सरकारी स्कूलों का रिजल्ट अच्छा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब आपके मैनेजमेंट में कमी है। आप अपनी मैनेजमेंट की कमी को आप ये कहकर नहीं छुपा सकते ना कि ठीक उसको बेच दो, उसका निजीकरण कर दो। दूसरी बात, आपने अस्पताल का विषय रखा कि अस्पतालों में बड़ी समस्याएं रहती है। हमारे अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्था बहुत ज्यादा रहती है। मैं आज जानना चाहता हूं, आज कोई भी बड़ा आदमी, कोई बड़ा व्यक्ति, बड़ा नेता कोई बीमार होता है, तो सबसे पहले वो एम्स को ही प्रेफर क्यों करते हैं? एम्स भी सरकारी एक इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन क्या है, वहां पर व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को सुनियोजित तरीके से चलाया जा रहा है। जब एक एम्स में व्यवस्थाओं को सुनियोजित तरीके से चलाया जा सकता है, तो दूसरे अस्पतालों में क्यों नहीं चलाया जा सकता? हमारा इतना ही कहना है कि आप अपनी व्यवस्था को सुधारिए। आप गवर्नेंस करने के लिए आए हैं, आप गवर्नेंस को सुधारिए, आप प्रॉपर गवर्न कीजिए चीजों को, आप निगरानी कीजिए, ठीक तरीके से चीजें चलाइए उनको। तो एम्स जैसी सुविधाएं सब जगह होगी, एम्स जैसा एक एनवायरमेंट सब जगह होगा, वहां की व्यवस्था जैसा सब अस्पतालों में व्यवस्था होगी, तो वहां भी लोग जाएंगे। तो उसमें अगर आप एक मंशा के साथ उनका रिजल्ट खराब कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को पुअर दिखा रहे हैं, तो बेचने की मंशा से तो अलग बात है, अन्यथा चीजों को सुधारा जा सकता है। और जहां तक बात है, इतने साल देश में एक पार्टी ने शासन किया, उसको इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों ने बदला था कि वो व्यवस्थाओं को नहीं सुधार पा रही। आपको व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए लेके आए थे, तो आप व्यवस्था को सुधारिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है व्यवस्था को सुधारना।
तो इसलिए निजीकरण नहीं होना चाहिए। बेच तो कांग्रेस भी रही थी, कांग्रेस भी उस तरीके पे आई हुई थी, कांग्रेस बेचना चाहती थी, तब भी हम विरोध करते थे उन चीजों का। आज भी विरोध कर रहे, गलत का विरोध किया जाएगा। आप अच्छा काम करेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार की तारीफ की जाएगी, सरकार गलत करेगी तो रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन है। हमारे ठेंगड़ी जी ने कहा कि सरकारों के साथ एक रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन होना चाहिए। सरकार अच्छा करेगी तो उसकी तारीफ करेंगे, सरकार गलत करेगी तो उसका विरोध करेंगे निश्चित तौर पर। और जी पीएसयू का प्रदर्शन ठीक नहीं है, सरकार इसीलिए बेच रही है, इसमें आपको आपत्ति क्या है? देखिए, सरकार ने पहले कहा था कि जिन पीएसयूज का प्रदर्शन घाटे का है, जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है, सिर्फ उनको बेचेंगे। अभी एयरलाइंस, आप एयर इंडिया को बेचने के लिए निकले, एयर इंडिया का कोई खरीदार नहीं आया। मुझे बताइए, जिससे सरकारी उपक्रम का या किसी व्यवसाय का, किसी इंस्टीट्यूट का अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं है, घाटे का सौदा है, घाटे के सौदे को कोई व्यापारी नहीं खरीदेगा। एयर इंडिया की आपने बोली लगाई, 3 बार आपने किया, एयर इंडिया कोई खरीदार नहीं आ रहा। घाटे के सौदे को कौन खरीदेगा? जब घाटे का सौदा नहीं बिका आपका, तो आप जो लाभ के हमारे इंस्टीट्यूशन थे, लाभ के हमारे पीएसयूज हैं, उनको आप बेचने के लिए निकल लिए। आप बताइए, पेट्रोलियम सेक्टर का भारत पेट्रोलियम लगा लीजिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लगा लीजिए, क्या वो घाटे के सौदे हैं? आज कंपनियां कमाई कर रही हैं। आप एलआईसी को देखिए, बड़ा एक विषय है, एलआईसी को भी आप बेचने के लिए निकल के कि एलआईसी में भी विनिवेश किया जाएगा, एलआईसी का कॉर्पोरेशन है उसका विनिवेश किया जाएगा, उसको भी आप बेचेंगे। एलआईसी आज की तारीख में सबसे ज्यादा फायदे का एक सार्वजनिक उपक्रम है। आप रेलवे को लीजिए, रेलवे में घाटा है। रेलवे में घाटा किस लिए है? आप एक विषय को समझिए, आज रेलवे घाटा है, जब सरकार चला रही तो घाटा है, लेकिन उसको कोई प्राइवेट व्यक्ति चलाएगा, एक व्यक्ति उसका मालिक बन जाएगा तो वो फायदे में आएगी। कैसे फायदे में आएगी? कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की, जो उसको रेलवे को चलाएगा, उस व्यक्ति की मैनेजमेंट अच्छी होगी कहीं ना कहीं। तो हम सरकार से कहते हैं उसको मैनेजमेंट ठीक कीजिए। आप एलआईसी है, एलआईसी को बेचने की कोई जरूरत नहीं है आपने। बहुत से तमाम ऐसे इंडस्ट्री है, कोल इंडिया है, कोल इंडिया में आपने कहा उसका रणनीतिक विनिवेश किया जाएगा, उसका कमर्शियल माइनिंग दिया जाएगा। कमर्शियल माइनिंग क्यों दिया जाएगा? अब बताइए, अब तक आपने जितना माइनिंग किया, जितना भी आपने माइनिंग के, कोल माइनिंग्स के टेंडर दिए थे, उतना माइनिंग आप नहीं कर पाए, आप उतना एक्सकवेशन नहीं कर पाए, उतना उत्पादन नहीं कर पाइए। आप उत्पादन बढ़ाइए। सबसे बड़ी समस्या कोल इंडिया में समस्या ये नहीं कि उसको बेचा जाए किसी व्यक्ति के हाथों में, कोल इंडिया की समस्या ये है कि उसका उत्पादन प्रॉपरली नहीं हो रहा है। और उत्पादन पे भी आखिर में सरकार कहती है कि कर्मचारियों के कारण, सरकारी कर्मचारी हो गए, अपना कॉर्पोरेशन के कर्मचारी हो गए हैं, इसलिए सरकारी कर्मचारी हैं, कॉर्पोरेशन के कर्मचारी वो काम नहीं कर रहा, उनके नकारापन की वजह से उत्पादन नहीं हो पा रहा है। उनके नकारापन की वजह से उत्पादन नहीं हो पा रहा है, ऐसा विषय नहीं है। ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है समाज में, ताकि सरकार अगर बेचे तो उसको सामना करने के लिए चीजें सामने रखी रहे। आप देखिए हमारे ऊपर कितनी ज्यादा, अगर हम कोयला उत्पादन करते हैं, पॉल्यूशन का कितना ज्यादा है। आप जेनेवा में बैठ के आप समझौते करते हैं कि हाँ पॉल्यूशन को इतना कंट्रोल करेंगे, कार्बन का इतना उत्सर्जन हम कम करेंगे। जब आप वो समझौते करते हैं तो आप प्राइवेट व्यक्ति को हाथों दोगे, या तो वो उन कानूनों का अवहेलना करेगा, या तो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उनका अवहेलना किया जाएगा, उनको खत्म किया जाएगा, उनको तोड़ा मरोड़ा जाएगा, या फिर उत्पादन उतना होगा जितना उत्पादन हो रहा है। तो बेसिकली समस्या है कि उत्पादन बढ़ाइए। आप बेचने की चीजों को बेच के आप समस्याओं से भाग रहे हैं, आप उनको ठीक करने की बजाय उनसे भाग रहे हैं। हमारा इतना उनको बेचा नहीं जाए, उनमें उत्पादन बढ़ाया जाए, उनकी प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, उनको आगे लाया जाए। और जी एफडीआई का विरोध क्यों, और श्रम कानूनों को खत्म करने पर आपको क्या आपत्ति है? देखिए, एफडीआई का कोई विषय हमारा आज से नहीं है, एफडीआई का बहुत पुराना विषय है, हमारा भी है, स्वदेशी जागरण मंच का भी विषय रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश के हित में नहीं है। जो भी बाहर से कोई व्यक्ति आएगा वो अपना यहाँ पर पूंजी लगाएगा, उस पूंजी से हमारे यहाँ के लोगों का शोषण करेगा, उनसे एक पैसा कमाएगा और उस पैसे लेकर विदेश में, अपने देश में भाग जाएगा। अभी आप चीन को देखिए, चीन में बहुत ज्यादा अमेरिकन कंपनीज ने निवेश किया था। जिस दिन अमेरिका ने कहा कि अपनी कंपनीज को कि वहां से निवेश निकाल लो, आप देखिए चाइना का क्या हाल हुआ। चाइना को अपनी मुद्रा का दोबारा से मूल्यांकन करना पड़ा, चाइना की मुद्रा टूट गई थी। तो जिस दिन बाहर की कंपनियां अपने देश की मानेंगी, वो हमारे नहीं मानेंगे, जिस दिन वो भागने पे आएंगी उस दिन वो भाग जाएंगे, उस दिन हमारी इकोनॉमी धड़ाम से गिरेगी। तो हमारा ये है कि जब देश में पूंजी है, हम अपने देश की पूंजी का अपने देश के उत्पादन में इस्तेमाल करें। दूसरा विषय जो आप कह रहे हैं कि श्रम कानूनों को जो सरकारें अभी बदल रही थी, एक प्रयास किया गया था, गुजरात सरकार ने किया, मध्य प्रदेश सरकार ने किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया कि श्रम कानूनों को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए। देखिए, श्रम कानूनों को खत्म आपने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आपको लगता था कि हाँ अभी चाइना से जो कंपनियां भागेंगी उनको लिए एक सेफ पैसेज दिया जाए, उनको एक माहौल दिया जाए। ठीक है, आप वो माहौल देने के लिए आपको अल्टीमेटली बलि का बकरा बनाने का सिर्फ और सिर्फ देश का श्रमिक वर्ग दिखाई दिया, देश का कर्मचारी दिखाई दिया।
हमारा इतना आग्रह है सरकार से कि हर चीज का खामियाजा देश का मजदूर ना भुगते, देश का कर्मचारी ना भुगते। उनसे आगे और भी समस्याएं हैं, और भी कई समस्याएं हैं जिनके कारण देश जो जीडीपी हासिल करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। जो आप चाहते हो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए वो नहीं कर पा रहा है। तो सिर्फ मजदूर उसमें बाधा नहीं है, मजदूर दिल से काम करता है, मजदूर देश के हित में काम कर रहा है, मजदूर उद्योग के हित में भी काम कर रहा है। लेकिन अगर सरकार ये चाहेगी कि जंगल राज लाया जाए तो ऐसा जंगल राज तो जिस चीन की कंपनियों को आप यहां लाने की सोच रहे हो, ऐसा जंगल राज तो उस चीन ने भी कभी नहीं किया। चीन में भी कभी लेबर लॉज का ऐसा वायलेशन होगा, लेबर लॉज को खत्म ही कर दो। आप लेबर लॉज को खत्म करके जाएंगे कहां? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से आपको आपत्ति आएगी। तो बेसिकली आप लेबर लॉज को खत्म नहीं कर सकते। अच्छी बात है राष्ट्रपति महोदय ने उस पर साइन नहीं किया, राष्ट्रपति महोदय ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। अन्यथा इससे कोई आपको फायदा भी नहीं होना था। एफडीआई में आप देखिए, एफडीआई आपकी आय कितनी है। आज भी अगर एफडीआई की बात करता हूं तो इस वर्ष की तकरीबन 32 आपका बिलियन डॉलर का अभी तक एफडीआई आया है। जबकि आप कह रहे हो एफडीआई नहीं आया तो आप देश के जो सार्वजनिक उपक्रम है उनको बेच के आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हो। पैसा इकट्ठा करके आप कहां करेंगे उसको इन्वेस्ट? आपके पास अभी सरकार के पास इतना पैसा है, सरकार उस पैसे को अगर हमारी भौतिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बढ़ाने में करेगा तो निश्चित तौर पे देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा। श्रम कानूनों को खत्म करने से, देश में जंगल राज लाने से इन चीजों का समाधान नहीं होना है, एफडीआई से समाधान नहीं होना है। देश के जो नीति निर्धारक हैं वो बैठकर विचार करें, ईमानदारी से विचार करें कि देश का भला किसमें है, तब इन नीतियों को लाया जाए। और हमारी सबसे एक अहम मांग ये है कि जब भी आप खास तौर से इंडस्ट्रीज के बारे में या लेबर के बारे में कोई पॉलिसी जब आप बना रहे हैं तो एक ट्राइपार्टेट कंसल्टेशन का जो प्रोविजन है आप उस प्रोविजन की फॉलो कीजिए, उसकी पालना कीजिए और ट्राइपार्टेट मीटिंग बुलाइए। हमारा विचार सुनिए, आप मजदूर का विचार सुनिए, मजदूर क्या चाहता है। मजदूर देश के हित में बात कर रहा है, उस देश हित की बात आप सुनिए, देश निश्चित तौर पर तरक्की करेगा। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।